हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। आज जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो है हमारा डिफरेंस बिटवीन स्टॉक एंड इन्वेंट्री। तो स्टॉक और इन्वेंट्री दो टर्म्स जो है वो हमारे प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं। तो एक बार इसका डिफरेंस देख लेते हैं। देखिए, स्टॉक क्या होता है, हमने क्या कहा, वो सामान जो कि हमें परचेज कर रहे हैं रीसेल के पर्पज से, ठीक है, उसे बोलते हैं स्टॉक। सो रीसेल की पर्पज से जो हम सामान हम परचेज कर रहे हैं, परचेज फॉर रीसेल, क्या कहेंगे इसे, परचेज्ड फॉर रीसेल। तो वो तो हो गया हमारा स्टॉक। अब इन्वेंट्री क्या है, देखिए इन्वेंट्री ब्रॉड टर्म है जिसमें स्टॉक भी इंक्लूडेड है। तो इन्वेंट्री के लिए यहाँ पे चार चीज हमने पढ़ी थी। देखिए, एक तो हो जाएगी इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल, आपका इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास हो जाएगा सेमी फिनिश्ड गुड्स। फर्दर आपके पास में हो जाएंगे फिनिश गुड्स। और उसके बाद में जो आपका फोर्थ वन है वो है स्टॉक इन ट्रेड। और स्टॉक इन ट्रेड में आपका यही आता है जो कि सामान जो कि हमने परचेज किया है रीसेल के लिए। तो स्टॉक जो है इन्वेंट्री के अंदर ही इंक्लूड हो जाती है। इन्वेंट्री एक ब्रॉड टर्म है और स्टॉक जो है छोटी टर्म है। फर्दर आपका नेक्स्ट टॉपिक जो कि है ट्रेड रिसीवेबल्स। अब देखिए ट्रेड रिसीवेबल्स होता क्या है, आप नाम से समझ सकते हैं। ट्रेड रिसीवेबल्स यानी ट्रेड यानी बिजनेस जो हमने किया है उससे जो पैसा हमारे पास आने वाला है उसे हम कहते हैं ट्रेड रिसीवेबल्स। सो अमाउंट रिसीवेबल ऑन अकाउंट ऑफ सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज रेंडर, या तो हमने अपना सामान बेचा है या फिर कोई सर्विसेज दी है, उससे जो पैसा हमें आने वाला है उसे हम कहते हैं ट्रेड रिसीवेबल्स। अब ट्रेड रिसीवेबल्स को हम दो पार्ट से डिवाइड कर सकते हैं, डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल। डेटर्स क्या होते हैं, देखिए हमने सामान बेचा है उधार पे, तो उनसे जो पैसा आएगा उसे हम वो जिसे हमने सामान बेचा है वो हो जाते हैं हमारे डेटर्स। तो देखिए, इंक्लूड पर्सन्स ऑफ फर्म्स टू होम गुड्स हैव बीन सोल्ड ऑन क्रेडिट, हमने किस पे बेचा है, क्रेडिट पे बेचा है, एंड पेमेंट हैज नॉट बीन रिसीव्ड फ्रॉम देम, और अब तक हमें पेमेंट नहीं मिला है, तो वो है आपके डेटर्स। यानी वो इंसान जिसको अपने सामान बेच दिया है उधार पर, और उस इंसान को हम डेटर्स कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बिल्स रिसीवेबल, देखिए बिल्स रिसीवेबल क्या है, एक डॉक्यूमेंट होता है आपका, ये एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज बिकम्स बिल्स रिसीवेबल फॉर द पर्सन हु ड्रॉज इट एंड गेट्स बैक आफ्टर एक्सेप्टेंस फ्रॉम ड्रॉइंग। सो बिल्स रिसीवेबल क्या है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज है। देखिए ये टर्म्स बिल्स ऑफ एक्सचेंज अभी आप आगे पढ़ेंगे, नेक्स्ट चैप्टर आगे चैप्टर्स में पढ़ेंगे, बट फिलहाल का समझ लीजिए बिल्स रिसीवेबल क्या एक लीगल डॉक्यूमेंट है जो कि जिसे मैंने पैसे लेना है उसे, तो मैंने एक डॉक्यूमेंट बिल्स लिखा है और सामने वाले जिससे पैसे लेना है उसे साइन करवा लिए, तो ये एक फिक्स ड्यूरेशन होगा कि हाँ इस टाइम पीरियड में मुझे पैसा मिल जाएगा। ट्रेड पेबल्स, नाउ व्हाट इज ट्रेड पेबल, वो पैसा जो कि हमें किसी को देना है, नाम से बता रहा है ट्रेड पेबल्स, बिजनेस में जो पैसा देना है हमें, ठीक है। सो अमाउंट पेबल ऑन अकाउंट ऑफ गुड्स परचेज्ड और सर्विसेज टेकन, या तो हमने गुड्स परचेज किए या फिर सर्विसेज ली है तो उन्हें हमें पैसा करना है, देना है, तो वो होती है आपकी ट्रेड पेबल्स। नेक्स्ट, अब यहाँ पे ट्रेड पेबल में दो चीजें आती है, जिसे हमारे ट्रेड रिसीवेबल्स में डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल थे, वैसे ही ट्रेड पेबल्स में ट्रेड क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल है। अब देखिए ट्रेड क्रेडिटर्स क्या होते हैं, हमने क्या किया, सामान परचेज किया है क्रेडिट पे, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट एंड पेमेंट हैज नॉट बीन मेड, हमने क्या किया है, सामान परचेज किया है क्रेडिट पे और पेमेंट अभी नहीं किया है, तो वो क्या हो जाएंगे हमारे ट्रेड क्रेडिटर्स। अब बिल्स पेबल क्या है, देखिए जैसे हमने कहा था कि बिल ऑफ एक्सचेंज होता है, ठीक है, बिल ऑफ एक्सचेंज जो कि लिखा गया है कि हाँ इतना अमाउंट तुम्हें मुझे पे करना है इतने टाइम बाद में, ये एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है, तो वो होता है आपका बिल्स एक्सचेंज, बिल्स और बिल्स पेबल। तो देखिए बिल्स ऑफ एक्सचेंज बिकम्स बिल्स पेबल, अब बीपी यानी बिल्स पेबल को शॉर्ट में बीपी कहते हैं और बिल्स रिसीवेबल को बीआर कहते हैं। So this of exchange becomes BP for the person who accepts and returns it to the drawer. यानी
साइन करके वापस दे दिया। इट मींस आप क्या करेंगे, वो पैसा उतना पैसा आपको देना है जितना पैसा आपका ड्यू है। नेक्स्ट इज योर कॉस्ट। अब कॉस्ट क्या होती है, देखिए जब भी किसी चीज को आप बनाते हैं, प्रोडक्शन की बात करते हैं, उस चीज को बनाया आपने, तो जो भी पैसा खर्च हुआ वो क्या हो जाएगी, कॉस्ट हो जाएगी। तो रीड करेंगे एक बार, अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज गिवन अप इन एक्सचेंज फॉर सम गुड्स और सर्विसेज। कुछ गुड्स और सर्विसेज एक्वायर करने के लिए, बनाने के लिए जो भी हमने पैसा खर्च किया है वो क्या हो जाएगी, कॉस्ट हो जाएगी। अगर बात करते हैं कि हमने क्या किया है, मशीनरी परचेज की है, ठीक है, मशीनरी आपने परचेज की है, तो मशीनरी परचेज की, देखिए जो मशीनरी की कॉस्ट होगी, जितना अमाउंट आपने मशीनरी के लिए पे किया है वो हो जाएगा। और अगर उस मशीनरी को जहां से परचेज किया है, मतलब वहां से वेयरहाउस से लाने के लिए हमारे जो फैक्ट्री है वहां तक लाने के लिए अगर कुछ फ्रेट चार्जेस लगे हैं तो वो भी इसकी कॉस्ट में इंक्लूड हो जाएंगे, ठीक है। अब उस मशीन को लाकर उसे इंस्टॉल करने के जो चार्जेस है वो भी मशीनरी कॉस्ट में ही इंक्लूड किए जाएंगे। तो यहाँ पे इंस्टॉलेशन चार्जेस जो है वो भी यहाँ पे मशीनरी की कॉस्ट में इंक्लूड करेंगे, यानी यहाँ पे प्राइस लिख देंगे। जो प्राइस है मशीनरी की, जो प्राइस है प्लस फ्रेट चार्जेस प्लस इंस्टॉलेशन चार्जेस, ये सारे ही चार्जेस किसमें, मशीनरी की कॉस्ट में इंक्लूड किए जाएंगे। वाउचर। नाउ व्हाट इज वाउचर? वाउचर एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिससे आप सबसे पहले रिकॉर्डिंग करते हो अपने बुक्स में। सबसे पहले रिकॉर्डिंग कहाँ करते हैं हम, जर्नल में। तो जर्नल में जब रिकॉर्डिंग की जाती है वाउचर की हेल्प से की जाती है। देखते हैं क्या होता है, a document which provides authorization to pay on the basis of which the business transaction are recorded। यानी वही बात है, वो एक लीगल डॉक्यूमेंट है जिसके बेस पे हम रिकॉर्डिंग करते हैं। सबसे पहले रिकॉर्डिंग कहाँ होती है, जर्नल में होती है, और वो रिकॉर्डिंग होती है वाउचर के बेस पे। नेक्स्ट पॉइंट इज योर डिस्काउंट। अब डिस्काउंट क्या होता है, तो नॉर्मल सभी जानते हैं डिस्काउंट क्या होता है। भाई अगर आप किसी शर्ट की एमआरपी अगर 600 रुपीज है और आपको 500 में दे रहा है तो वो क्या हो जाएगी, आपका डिस्काउंट। यानी एमआरपी से कुछ पैसा कम, एमआरपी या फिर लिस्ट प्राइस, उससे कुछ कम पैसे आपको पे करने हैं, तो दैट इज योर डिस्काउंट। तो देखते हैं, अलाउंस ऑफर्ड बाय द सेलर ऑफ गुड्स आउट ऑफ सेलिंग प्राइस और रिडक्शन फॉर मेकिंग प्रॉम्प्ट पेमेंट। या तो सेलिंग प्राइस जो है उससे कुछ कम पैसे में आपको सामान दिया है, या फिर पेमेंट करने के लिए आपको कुछ पैसे ऑफ कर दिए हैं, कुछ अमाउंट ऑफ कर दिया है, दैट इज डिस्काउंट। अब डिस्काउंट यहाँ पे टू टाइप्स के होते हैं। देखिए ट्रेड डिस्काउंट है, कैश डिस्काउंट। अब ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, देखिए जब भी आपको पैसा आपकी जो प्राइस है सेलिंग प्राइस उसमें कुछ लेस अमाउंट पे करना होता है तो उसे ट्रेड डिस्काउंट कहा जाता है। अगर हम कहें कि आपकी प्राइस है 600 रुपीज और आपको अगर 100 रुपीज ऑफ दिया है, आपको पे करना है 500 रुपीज, तो ये 500 रुपीज आपने पे किए हैं और ये 100 रुपीज जो है वो है ट्रेड डिस्काउंट आपका। और ट्रेड डिस्काउंट कभी भी आपकी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। ट्रेड डिस्काउंट इज नॉट रिकॉर्डेड इन योर बुक्स, यानी जब भी हम जब भी हमारी बुक्स बनाते हैं तो उसमें कहीं भी ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड नहीं करते हैं। नाउ व्हाट इज कैश डिस्काउंट? नाम से ही शो कर रहा है कैश। देखिए ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड बढ़ाने के लिए डिस्काउंट दिया जा रहा है वो है आपका ट्रेड डिस्काउंट, यानी बिजनेस बढ़ाने के लिए डिस्काउंट दिया जा रहा है वो है ट्रेड डिस्काउंट। एंड कैश डिस्काउंट, जो कि आप कैश लेने के लिए आपसे जो डिस्काउंट दिया जा रहा है वो है कैश डिस्काउंट। अगर यहाँ पे कहा जाए, देखिए 600 की शर्ट थी, हमने 500 में बेच दी उसको, अब वो जो है आपका नोन पर्सन है वो कहता है कि मैं तुम्हें पैसे कल दे जाऊंगा। अगर आप कहते हो कि अगर तुम अभी पैसे देते हो तो तुम्हें 480 रुपीज पे करने पड़ेंगे अगर तुम अभी पैसे देते हो, तो यहाँ पे क्या करेगा वो अपने 20 रुपीज बचाने के लिए और पेमेंट कर देगा। तो यहाँ पे ये जो 20 रुपीज है वो है आपका कैश डिस्काउंट। अब क्योंकि हमने कहा कि ट्रेड डिस्काउंट जो है बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया जाता है, जबकि कैश डिस्काउंट जो है वो रिकॉर्ड किया जाता है हमारी बुक्स में। अभी हमने पढ़ा था ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट क्या है, ट्रेड बढ़ाने के लिए यानी बिजनेस बढ़ाने के लिए जो डिस्काउंट देते हैं वो है आपका ट्रेड डिस्काउंट। और कैश डिस्काउंट क्या है, हमें पैसे चाहिए किससे, जो भी हमारा कस्टमर है उससे हमें पैसे लेने हैं तो उसे हम कहते हैं, जो डिस्काउंट देते हैं उसे कहते हैं हम कैश डिस्काउंट। अब यहाँ पे रिबेट क्या चीज होती है, देखिए
कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट, ये दो रीजन के अलावा किसी रीजन से हम प्राइस में कमी करते हैं, प्राइस कम करते हैं, तो उसे कहा जाता है रिबेट। हम कह सकते हैं कि या तो हमारी जो प्रोडक्ट है अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड्स नहीं है, कुछ क्वालिटी प्रॉपर नहीं है, कुछ डिफेक्टिव पीस है, तो उस पर कुछ क्या दिया जाता है, कुछ रिबेट, कुछ अमाउंट से लेस करते हैं, उसे कहते हैं हम रिबेट। तो देखिए, इट इज अलाउड बाय सेलर फॉर रीजंस अदर देन विच ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट आर अलाउड। सो ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट के अलावा कोई रीजन है तो उसमें जो हम प्राइसेस में कमी करते हैं, जो प्राइसेस कम करते हैं, उसे कहा जाता है हमारा रिबेट। अब यहाँ पे क्या हो सकता है, ड्यू टू पुअर क्वालिटी हो सकता है, या फिर आप कह सकते हैं डिफेक्ट्स की वजह से आपने क्या किए हैं, प्राइसेस कम किए हैं, तो वो कहलाता है आपका रिबेट। नेक्स्ट इज गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जिसे आप शॉर्ट में जीएसटी भी कहते हैं। तो जीएसटी होता क्या है, ये एक टाइप ऑफ टैक्स। देखिए, पहले हमारे पास में नंबर ऑफ टैक्सेस होते थे, जैसे सेल्स टैक्स है, एक्साइज ड्यूटी है, एंटरटेनमेंट टैक्स है, तो इन सब टैक्स को क्या किया, मर्ज कर दिया और एक टैक्स बनाया गया है जीएसटी, जिसे कहा जाता है वन टैक्स वन नेशन, है, वन नेशन वन टैक्स। सो ये अब आपको जो टैक्सेस पे करने होते हैं, सारे टैक्सेस को मर्ज करके एक टैक्स बना दिया गया है, जो कि है जीएसटी, यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अच्छा, ये एप्लीकेबल कब हुआ था, ये एप्लीकेबल हुआ था आपका 1 जुलाई 2017 को आपका जीएसटी एप्लीकेबल हुआ था। अब देखिए, जब भी हम परचेज करते हैं हमें जीएसटी पे करना पड़ता है, और जब सेल करते हैं, यानी सामान अगर हमने परचेज किया है तो हम जीएसटी पे करेंगे, और अगर सामान हमने सेल किया है, गुड्स सेल किए हैं, तो उस पर जीएसटी हमें कलेक्ट करनी है और फर्दर सेट ऑफ करते हैं, जो कि हम फर्दर चैप्टर्स में पढ़ेंगे। अभी इतना समझ लो, जब परचेज करते हैं हमें क्या करना पड़ता है, जीएसटी पे करनी पड़ती है, और जब सेल करते हैं तब जीएसटी हम कलेक्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास में आता है प्रोपराइटर। देखिए, बेसिक टर्म्स ऑलमोस्ट जो मेन टर्म्स है वो हो गई है, अब कुछ छोटे छोटे टर्म्स बचे हुए हम देखते हैं। प्रोपराइटर, प्रोपराइटर कौन होता है, जो बिजनेस का ओनर होता है, यानी वो इंसान जिसने बिजनेस स्टार्ट किया है, बिजनेस में पैसा लगाया है, और बिजनेस का जो भी रिस्क है वो कौन बियर करेगा, जो ओनर है। तो प्रोपराइटर और ओनर वन एंड द सेम थिंग। नेक्स्ट इज एंट्री। अब एंट्री क्या होता है, जो भी हमारे बिजनेस की ट्रांजेक्शन हो रही है उसे रिकॉर्ड करना, उसे हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करना कहलाता है आपका एंट्री। नेक्स्ट इज बैड डेट। अब बैड डेट क्या होता है, देखिए अभी हमने क्या पढ़ा था, कैश डिस्काउंट हम देते क्यों है, ताकि हमारा पैसा नहीं डूबे और पैसा हमारे पास में आ जाए, तो वही होता है बैड डेट। पैसा जो डूब जाता है उसे कहा जाता है बैड डेट, यानी किसी को अपने सामान बेच दिया उधार में, अब उसने हमें पैसा नहीं दिया, तो वो क्या हो जाएगा, वो क्या कहलाएगा आपके लिए, बैड डेट। So amount that has become irrecoverable from a debtor, debtor से पैसा नहीं आया है तो उसे कहा जाता है bad debt. Now insolvent, what is insolvent? एक ऐसा पर्सन या फिर एक ऐसा बिजनेस जो कि हमारे पैसे देने में केपेबल नहीं है। So a person or enterprise which is not in a position to pay its debts, यानी हमने क्या किया था, हम उससे कुछ पैसा मांगते हैं, लेकिन वो पर्सन या फिर एंटरप्राइज अब इस पोजीशन में नहीं है कि वो पैसा हमें रीपे कर सके, तो उसे हम कहते हैं इंसॉल्वेंट। इसी का अपोजिट हो जाएगा, वो इंसान या फिर वो एंटरप्राइज जो कि पैसे देने की पोजीशन में है, वो पैसे दे सकता है हमें, वो क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट। So a person or enterprise which is in a position to pay its debts, वो हो जाएगा आपका सॉल्वेंट। फर्दर स्टोर्स। अब स्टोर्स क्या होता है, देखिए वो सामान जो कि हमारे बिजनेस के कंजम्पशन के लिए है जबकि रीसेल के लिए नहीं है, यानी वो सामान जो कि हमारे बिजनेस में हमारे खुद के कंजम्पशन के लिए, हमारे खुद के काम में लेने के लिए है, बट रीसेल की पर्पस के लिए नहीं है, उन्हें हम स्टोर्स कहते हैं। सो मटेरियल्स हेल्ड बाय एन एंटरप्राइज फॉर द पर्पस ऑफ कंजम्पशन। देखिए, फॉर द पर्पस ऑफ कंजम्पशन, कंजम्पशन के लिए यूज किया जाता है इन द बिजनेस एंड नॉट फॉर रीसेल, वो रीसेल के लिए नहीं है, तो वो क्या हो जाता है आपका, स्टोर्स हो जाता है।
नेक्स्ट इज रेवेन्यू। अब रेवेन्यू क्या होता है, देखिए हमने पढ़ा था एक ऐसी इनकम जो कि रेगुलर नेचर की है, रिकरिंग होती है, बार बार होती है, हमें रेगुलर बेसिस पे होती है, उसे कहा जाता है रेवेन्यू। सो रेवेन्यू क्या है, एक तरह से हमारी रेगुलर इनकम है जो कि रिकरिंग नेचर की है, ठीक है। अब इसमें क्या आ सकता है, जैसे आपका सेल ऑफ गुड्स इसमें आ जाएगा, आपको कोई डिविडेंड मिलता है, कोई आपको रेंट मिल रहा है, कोई इंटरेस्ट मिलता है, तो ये सारी चीजें किस में आ जाएगी, रेवेन्यू में आ जाएगी। अब अगर हम देखते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, तो देखिए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस सिर्फ आपका जिसमें बिजनेस डील करता है, ठीक है। रेवेन्यू अर्न बाय एन एंटरप्राइज फ्रॉम इट्स ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, यानी उसकी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज यानी कि जिसमें बिजनेस डील करता है वो चीजें आती है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। जबकि रेवेन्यू एक ब्रॉड टर्म है जिसमें सारी चीजें आ जाती है, पैसा जिस भी सोर्स से आता है रेगुलरली वो आ जाता है आपका रेवेन्यू में। और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इसमें आ जाएगा आपका सेल ऑफ गुड्स या फिर सर्विसेज, ठीक है। सो रेवेन्यू क्या है, एक ब्रॉड टर्म है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस जो है एक नैरो टर्म है जिसमें सिर्फ सेल ऑफ गुड्स या सर्विसेज इंक्लूड होती है, जबकि इसमें सेल ऑफ गुड्स हो जाएगा, सर्विसेज हो जाएगा, कोई भी डिविडेंड, इंटरेस्ट, कमीशन है तो वो सारी चीजें इसमें आ जाएगी। टर्नओवर, नाउ व्हाट इज टर्नओवर, पूरे साल में, पूरे अकाउंटिंग ईयर में जितनी भी सेल्स हुई है उसे हम कहते हैं टर्नओवर। सो देखिए टोटल सेल्स मेड इन अ पर्टिकुलर अकाउंटिंग ईयर, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा आपके टर्नओवर। नेक्स्ट इज लाइव स्टॉक। व्हाट इज लाइव स्टॉक, जो भी हमारे एनिमल्स यूज आते हैं हमारे बिजनेस में, जिसे डोमेस्टिक एनिमल्स के लिए हमने कहा, अब यहाँ पे शिप भी हो सकती है, काऊ हो सकती है, गोट हो सकती है, हॉर्सेस हो सकते हैं, तो ये सब क्या है हमारे लाइव स्टॉक में इंक्लूड किए जाते हैं। नेक्स्ट इज योर इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट क्या होता है, देखिए वो पैसा आपका सरप्लस मनी जो कि आपने कहीं और इन्वेस्ट किया है, कहीं और किसी कंपनी के शेयर्स में या डिबेंचर्स में इन्वेस्ट किया है ताकि आपको उस पर कुछ रिटर्न्स मिल सके, दैट इज योर इन्वेस्टमेंट। सो डिप्लॉयमेंट ऑफ फंड्स in shares or debentures of companies with intention of earning a return, कुछ रिटर्न अर्न करने के लिए जो पैसा आपने अपना सरप्लस मनी इन्वेस्ट किया है उसे कहते हैं इन्वेस्टमेंट्स। नेक्स्ट इज योर बुक वैल्यू। अब बुक वैल्यू नाम से ही शो कर रहा है, बुक में जो वैल्यू लिखी है वो होती है बुक वैल्यू। सो हमने किसी भी एसेट को बुक्स में जिस प्राइस पे रिकॉर्ड किया है उसे कहा जाता है बुक वैल्यू। सो वैल्यू ऑफ एन एसेट एग्जिस्टिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स इज कॉल्ड बुक वैल्यू। सो इस तरह से हमने हमारा सेकंड चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। इफ यू फाउंड दिस वीडियो यूजफुल, so please like, share and subscribe Accounting with Kiran, and don't forget to press the bell icon so that you never miss the new uploads. So bye bye, see you in the next class.